ईंट मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता, ये चैप्टर है ना। ईंट मनके अस्थि अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। एरो मोड में कर दीजिए इसको, एरो मोड में, एरोप्लेन चला दीजिए। रीजन है कि कॉल आएगा उस पर। ईंट मनके अस्थियां तथा हड़प्पा सभ्यता, यही है ना। कलियम भी थे। थोड़ा बता के बारे में। ईंट मनके तथा अस्थियां, चैप्टर का जो नाम हड़प्पा चैप्टर है, और हड़प्पा सभ्यता कल जो चर्चा किए थे उसको 2 मिनट में देखें। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिम और उत्तर दिशा में देखने को मिलता है। किस दिशा में देखने को मिलता है? पश्चिम और उत्तर दिशा में, यानी पश्चिम और उत्तर दिशा में देखने को मिलता है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इसका अधिकतर जो स्थान है, वर्तमान समय में जो अगर देखा जाए तो इसका अधिकतर, यानी हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर स्थान जो आपको देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? पाकिस्तान में। और कम, अभी जो वर्तमान समय में इसका कम स्थान कहाँ देखने को मिलता है? भारत में देखने को मिलता है। इसी के संदर्भ में जब आगे बढ़े थे तो हमें ये देखने को मिला था कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नाम आखिर क्यों पड़ा? क्योंकि रीजन ये है कि इतिहास के अंतर्गत जो भी जगह को पहली बार खोजा जाता है, जो भी जगह को पहली बार खोजा जाता है, उसी के नाम पर उस सभ्यता का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के दौरान हम लोग कल ही जाने थे कि हड़प्पा में सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। और जितना भी हड़प्पा सभ्यता में हमें शहर देखने को मिला है वो सभी किसके किनारे देखने को मिला है? नदी के किनारे। इसके पीछे कारण क्या है? नदी के किनारे मिलने के कारण प्राचीन समय में सभी जगहें, यानी जितना भी सभ्यता में, विश्व की 4 सभ्यताएं देखने को मिलता है, चारों सभ्यता कहीं ना कहीं नदी के किनारे देखने को मिलता है। इसके पीछे सबसे पहला रीजन ये है कि नदी के किनारे होने के कारण उसे खेती के लिए सिंचाई का पानी आसानी से मिल जाता था, और दूसरा कि घरेलू आवश्यकता का जो पानी की आवश्यकता था वो भी पानी क्या मिल जाता था? उसे आवश्यकता जो होती थी वो आसानी से उसे मिल जाता था। अब चर्चा ये होती है कि आखिर पानी जो खोजने वाले क्या कहते हैं, जो खुदाई के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को निकाला गया। अब खुदाई करने की जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स, कौन था? विलियम जोन्स, क्योंकि इस समय भारत में किसका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था। विलियम जोन्स के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? कलकत्ता एसएआईटी का, कलकत्ता एसएआईटी सोसाइटी का, है ना। कलकत्ता सोसाइटी का स्थापना किया गया था, सोसाइटी का, है ना। कोलकाता सोसाइटी का जो स्थापना किया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? भारत में खुदाई करके उनके प्राचीन जीवन के बारे में जानना, या खुदाई करके उसका अन्वेषण करना, ठीक है। तो मेन जो भारत में खुदाई करने का कार्य जो प्रारंभ होता है, इसके संदर्भ में पहला प्रयास जो देखने को मिलता है 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी, यही था पूरा नाम, कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना होता है। दूसरा पॉइंट 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। पुरातत्व विभाग की जब स्थापना होती है तो इसका पहला जो डायरेक्टर नियुक्त किया गया तो किसको किया गया था? कनिंघम को। किसको नियुक्त किया गया था? कनिंघम को। उसके बाद भारत में जो पहला खोज किया जाता है, पुरातत्व विभाग के द्वारा पहला खोजा जो जगह जाता है वो खोजा जाता है, किसको खोजा जाता है? हड़प्पा को। कब खोजा जाता है? 1921 में। खोजने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? दयाराम साहनी। और किस नदी के किनारे खोजा गया था? तो रावी नदी के किनारे खोजा गया था। हड़प्पा में दूसरा स्थल जो खोजा गया था वो स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो कब खोजा गया था? 1922 में। जो खोजने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? राखलदास बनर्जी। और किस नदी के किनारे यह था? तो सिंधु किनारे। किसके किनारे था? सिंधु किनारे। याद रखने का तरीका क्या है? अगर आप मौसी याद रखते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। मौ से हो जाएगा मोहनजोदड़ो और सौ से क्या हो जाएगा? सिंधु। इसके अलावा राखलदास बनर्जी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? आरडी बनर्जी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? आरडी बनर्जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाला बात है, चारों का चारों इंपॉर्टेंट रहेगा कि कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया जाता है? 15 जनवरी 1784 को किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? विलियम जोन्स के द्वारा। 1861 में किसका स्थापना होता है? पुरातत्व विभाग का, जिसका पहला डायरेक्टर कौन था? कनिंघम। अब चर्चा ये होता है पुरातत्व होता क्या था? सिंपल सी बात है,
पुरातत्व होता है क्या? तो पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को खुदाई करके प्राप्त किया जाता है और उसके भौतिक जीवन के बारे में क्या किया जाता है, पता किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्व के नाम से जानते हैं। जो काम ये करता है उसे क्या बोला जाता है? पुरातत्वविद। क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। कहने का तात्पर्य यह है क्या पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी की गर्भ में छिपी वस्तु को निकालते हैं और उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सिंपल सा जो हड़प्पा सभ्यता है ये भी कहीं ना कहीं पुरातत्व पे आधारित है, क्योंकि इसे भी किसके माध्यम से निकाला गया है? खुदाई के माध्यम से निकाला गया है। मैप के सहारे अगर देखा जाए इस और भारत के आपको देखने को मिलता है और ऐसा कहानी माना जाता है कि इसका जो खोजा जो गया था, जब अंग्रेजों के समय लाहौर से कराची तक रोड बनाया जा रहा था उस समय यहाँ पर बड़ी बड़ी क्या मिला था? ईंटें मिला था। उसके बाद यहाँ पर खोजबीन करना स्टार्टिंग हुआ और अंग्रेजों के पूर्णतः प्रयास के बाद इस पूरे स्थल को खोजा गया। तो ये एक पूरी की पूरी क्या निकलती है? सभ्यता। पूरी पूरी क्या निकलती है? सभ्यता। इतिहास के अंतर्गत अगर देखा जाए इतिहास को साक्ष्य के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है प्राग ऐतिहासिक, फिर आदि ऐतिहासिक, फिर होता है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत जो चीज वैसा काल जिसमें कोई भी चीजें हमें लिखा हुआ नहीं मिला, जैसे पाषाण काल यानी कि पत्थर का युग। दूसरा था आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत वैसा काल जिसमें लिखा हुआ मिला है लेकिन जिस लिपि में लिखा गया है उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो हड़प्पा सभ्यता भी किस प्रकार का इतिहास में संदर्भ रखता है? तो आदि ऐतिहासिक। किसमें रखता है? आदि ऐतिहासिक। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लिखा हुआ सामग्री मिला है, लिखा हुआ सामग्री मिला है लेकिन उसे व्यक्ति पढ़ नहीं पाया है। फिर तीसरा पॉइंट होता है ऐतिहासिक। अगर क्या कहते हैं आदि इतिहास में एग्जांपल लिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। इसके अलावा जो पुरानी सभ्यता है उनमें जितनी भी बातें लिखी गई उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए। उसके बाद अंततः फिर हो जाता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में लिखा हुआ भी मिला है और हम लोग उसे क्या कर पाए? पढ़ भी पाए, जिसके कारण से वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक जो है वो किसमें आ जाता है? ऐतिहासिक में। किसमें आ जाता है? ऐतिहासिक में। तो साक्ष्य के आधार पे इतिहास का टोटल कितना भाग? 3। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है। उसके बाद कल ही हम लोग इस बात को जाने थे इसके अंदर क्या जो हड़प्पा सभ्यता का जो कार्बन 14 के आधार पे डेट का निर्धारण कितना है? 2500 से 1750। 2500 से 1750 तक इसका डेट का निर्धारण है। बीसी में कितना में? बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। और देखा जाए लगभग 4000 से 4500 साल पहले एक समाज था जिस समाज के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। उसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता का मतलब क्या होता है? समाज। सभ्यता का मतलब क्या होता है? समाज होता है। इसके अगर क्या कहते हैं पुरातत्व आधारित अध्ययन के आधार पर ही हम लोग क्या है इसके बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं अनुभव आधारित है। कौन सा आधारित है? अनुभव आधारित। इतिहास को जानने में 3 स्रोत महत्वपूर्ण है। कितना स्रोत महत्वपूर्ण है? 3 स्रोत, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री का विवरण। इतिहास को जानने में 3 चीजें का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कौन कौन सा होता है? एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा क्या हो जाता है? पुरातात्विक स्रोत और तीसरा क्या हो जाता है? विदेशी यात्री का विवरण। विदेशी यात्री का विवरण साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो चीजें हमें लिखा हुआ है, जो चीज हमें क्या मिला है? लिखा हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीजें लिखा है उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो साहित्यिक स्रोत है भी, उससे उसका हमें कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। दूसरा स्रोत कौन सा आ जाता है? पुरातात्विक। तो पुरातात्विक वैसे स्रोत को कहा जाता है जो हमें खुदाई से मिलता है। किससे मिलता है? खुदाई से। तो जितना भी हड़प्पा सभ्यता में है वो सारा चीज हमें किसके माध्यम से मिला है? खुदाई के माध्यम से। तो पूरी की पूरी जो इतिहास की जो नींव पड़ती है, कहीं ना कहीं जो साक्ष्य, जो एविडेंस इतिहास के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं पुरातत्व ही है। पुरातत्व के आधार पर ही हम लोग इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ चीजें है या नहीं है, शायद हो सकता है। अगर पुरातात्विक वो चीजें मिला है तो आसानी से हम उसके बारे में कह सकते हैं ऐसा हुआ होगा। तो हड़प्पा सभ्यता पूरी की पूरी जो आधारित है किस पे है? पुरातात्विक पे। और सबसे अंतिम है विदेशी यात्री का विवरण, जो कि उस समय भारत क्या कहते हैं, उस समय जो दूसरे देश से व्यक्ति हमारे यहाँ आया करते थे उनके द्वारा जो लिखा गया अपने ग्रंथों में, अपनी किताब, जैसे मेगास्थनीज का इंडिका से भी हमें भारत के बारे में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। तो इतिहास को जानने के टोटल कितना स्रोत है? 3 स्रोत। एक साहित्यिक स्रोत है जो कि उस समय लिखा गया, दूसरा पुरातात्विक स्रोत जो कि साक्ष्य के रूप में विद्वान है, और तीसरा जो विदेशी यात्री भारत में घूमने के लिए आया उससे भी हमें भारत के बारे में जो प्राचीन जानकारी है उसके बारे में हमें क्या करता है? पता चलता है। इसके अलावा हम लोग कल बढ़े थे, आगे हमें देखने को मिला था क्या पुरातत्व विभाग डायरेक्टर। आज हम लोग आगे का चैप्टर में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। हड़प्पा सभ्यता खोज में जानते 1856 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन किया था। यह ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का खोज किसके द्वारा किया था? सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का खोज
हड़प्पा टीला जो खोजा गया था सर्वप्रथम 1826 में। कब खोजा गया था? 1826 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? यह सर्वप्रथम हड़प्पा टीला का खोज, हड़प्पा टीला का जो खोज किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेसन के द्वारा क्या किया गया था? सर्वप्रथम खोज किया गया था। इसके अलावा 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाया जा रही है। ये तो बात सभी को पता है क्या, कराची से लाहौर तक जब क्या किया जा रहा था? रेल लाइन बिछाया जा रहा था। उसी समय इसके बारे में हमें क्या चला था? पता चला था। कब? जब कराची से लाहौर, यहां पर बड़ी बड़ी ईंटें निकल रहा था। बड़ी बड़ी क्या निकल रहा था? ईंटें निकल रहा था। इस समाज एक ऐसा समाज था जो कि आज के समाज से भी अत्याधुनिक देखने को मिलता है। लेकिन वो समाज कैसे खत्म हुआ, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में भी हमारे पास प्रामाणिक जानकारी कोई भी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अगर हमें कहीं ना कहीं धरती के नीचे था, कहीं ना कहीं क्या था? धरती के नीचे था। इसके बारे में जानकारी कैसे पता चला? कराची से लाहौर तक जब रोड बनवाया जा रहा था उसी समय इसके बारे में क्या पता चलता है? यहाँ पर कुछ ना कुछ अवशेष के रूप में है। रेल लाइन बिछाया जा रहा, क्या बिछाया जा रहा था? रेल लाइन। तो अंग्रेजों के समय में अगर यहाँ पर सवाल दो तरीके, अगर हड़प्पा टीला का खोज किया पूछा जाए, क्या पूछा जाए? हड़प्पा टीला का पूछा जाए तो वो आंसर किसके साथ जाएगा? चार्ल्स मेसन के साथ जाएगा। लेकिन अधिकतर जो पूछता है क्या हड़प्पा, क्या कहते हैं, हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी का। हड़प्पा टीला के रूप में पहले व्यक्त किया गया था, यहाँ कुछ ना कुछ टीला है। पहला जो खोजा गया स्थान था चार्ल्स मेसन के द्वारा, वो टीला के रूप में क्या था? इसका खोज किया था। उसको पता नहीं था सभ्यता है या समाज है। उसके बाद 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। उसके बाद पूरी की पूरी अनुसंधान प्रक्रिया चली और पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता को खोज के निकाला गया। अब चर्चा ये होती है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है? लघु का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आइए इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार को लेकर भी कई इतिहासकार का अपना अपना मत है, लेकिन उसमें हम लोग जो देखेंगे रंगनाथ महोदय के अनुसार, किसके अनुसार से देखेंगे? रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहता है पूरब से पश्चिम 16 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। साफ करने वाला पूछ लेगा जिसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये ना वीडियो बन रहा है, कोई नहीं पूछेगा, पूछ लेगा जिसको, जहां पर इतना क्लास मेरे ख्याल से कल का ही है, कल का ही है ना, बोल लेगा रे। कहा एकदम पूरा शांत बैठे, लगता सांप सूंघ गया एक एक को। हम कट कर लेंगे, बोल लो। अरे बोल लेगा, कुछ पूछना होगा तो। ठीक है, जितना पढ़ाए थे इसमें से कल का ही जानकारी था। ठीक है, इसमें और भी कल जो छूटा है कुछ है जैसा कल पढ़ाए थे जो छूटी आज बताने के क्रम में? कौन सा सर? कारण खोटी आज पढ़ाएंगे। बोल बोल। 1912 ईस्वी में कहाँ थे आप? JF फ्लीट ने हड़प्पा पूरा, तो नहीं उस याद करने, जो इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर निकलता है। ठीक है, आइए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। सबसे लघु का इंपॉर्टेंट सवाल अभी याद करेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा लघु के लिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग देखें किसके अकॉर्डिंग? रंगनाथ महोदय के अनुसार, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार इसका विस्तार बताया जाता है कि पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर विस्तार है? 1600 किलोमीटर विस्तार है। पूरब से पश्चिम टोटल कितना किलोमीटर विस्तार है? 1600। और परंतु उत्तर में सरायकेला आदि स्थल से प्राप्ति या सीमा की बढ़ जाती है। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। आकार कैसा है हड़प्पा सभ्यता का? आकार कैसा देखने को मिलता है? त्रिभुजाकार। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है, और क्षेत्रफल यानी एरिया इसका कितना देखने को मिलता है? क्षेत्रफल कितना देखने को मिलता है? 12,99,600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 600 वर्ग किलोमीटर। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितना हो जाती है? 1600 किलोमीटर। इसके अलावा यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व मेरठ तक फैला। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को सम्मिलित करके 12 गुना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व में जो 4 सभ्यता तभी थी। मिस्र की सभ्यता, उसके बाद आपकी
मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, चीन या शायद क्रीट की सभ्यता थी, उसमें सबसे बड़ी सभ्यता जो थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता अगर देखा जाए, तो हड़प्पा सभ्यता जो था मिस्र से 20 गुना बड़ा था। मिस्र से क्या था? 20 गुना बड़ा था। मिस्र और मेसोपोटामिया दो सभ्यता को मिला भी देगा तो उससे कितना गुना बड़ा था? ये 12 गुना ज्यादा बड़ा था। पूरब से पश्चिम की लंबाई इससे 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर लंबाई है? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 1600 और उत्तर से दक्षिण 1100। इस किताब में गलती है, 1600 दिया हुआ, ठीक है, सही कर लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण कितना दिया हुआ है? 1100। पूरब से पश्चिम 1600, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? 1100 किलोमीटर। थोड़ा इसका चौहद्दी देख लो तो कौन कौन सा है। अगर मैप के अकॉर्डिंग हम सभी जानते हैं ऊपर के साइड क्या होता है? उत्तर। ऊपर के साइड क्या होता है? उत्तर। नीचे के साइड क्या होता है? दक्षिण। उत्तर हो गया, नीचे क्या हो गया? दक्षिण। और ये साइड आपको क्या देखने मिल जाएगा? पूरब। और ये साइड क्या हो जाएगा? पश्चिम। थोड़ा इसका विस्तार को अगर पढ़ा जाए तो उत्तर में क्या लिखता है? देखिए ध्यान से कि उत्तर में जम्मू के अखनूर, जम्मू का कहां चल जाएगा? उत्तर में जम्मू का अखनूर, उत्तर में जम्मू का कहां चल जाता है? अखनूर। और दक्षिण में नर्मदा नदी का तट, दक्षिण में कहां चल जाता है? नर्मदा नदी का तट। और क्या कहते? दक्षिण में नर्मदा नदी का तट। उसके बाद पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान, बलूचिस्तान का मकरान अभी पाकिस्तान में पड़ता है। पश्चिम में कहां है? बलूचिस्तान का मकरान। उसके बाद ये चल जाता है फिर मकरान तक, और उत्तर पूर्व में ये मेरठ तक फैला। उत्तर पूर्व में कहां चल जाता है? मेरठ तक, ठीक है। इसका विस्तार इस प्रकार से भारत में देखने को मिलता है। ये इसका कहां चल जाता है? मेरठ में। कहां चला जाता है? मेरठ में। ध्यान से देखो, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लघु का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। हड़प्पा सभ्यता लिखना कैसे है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो काफी इतिहासकार के द्वारा अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन रंगनाथ महोदय यहां से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित प्रकार से लिखेंगे। इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर देखने को मिलता है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितना किलोमीटर? 1100 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। और जिसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर था। इतना अगर लिख देते हैं उसके बाद आप कुछ बातों को ऐड कर सकते हैं। अगर उत्तर दक्षिण अगर आपको जगह याद है लिख सकते हैं। उत्तर में जम्मू से लेकर कहां तक? अखनूर। उत्तर में जम्मू से लेकर अखनूर तक। दक्षिण में नर्मदा नदी। उसके बाद पूरब में मेरठ। पूरब में कहां चल जाता है? मेरठ। और पश्चिम में कहां चल जाता है? बलूचिस्तान के मकरान। बिना देखे इसको एक बार कंप्लीट करो कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किसके अनुसार? रंगनाथ राव महोदय के अनुसार। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसके अलावे जो इसका उत्तर में कहा? जम्मू कश्मीर के अखनूर। दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में बलूचिस्तान का मकरान, और उत्तर पूर्व में कहा जाता है मेरठ। और इसके क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर। जब लघु का सवाल हम लिखाएंगे यहीं से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और एक एक पॉइंट इसमें याद होना चाहिए, क्योंकि विस्तार लिखा है जिसमें कोई और बातों को आप लिख नहीं सकते। 5-6 बार बोर्ड पूछा है इसको, ठीक है। पहला लघु स्टार्टिंग होता है, पहला लघु ये है। और इससे पहले जो हम पुरातत्व पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट रहा। क्या? पुरातत्व पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री को खुदाई के माध्यम से निकालकर उसके भौतिक जीवन के बारे में पता करना। मान लो कोई बर्तन मिला, इसका मतलब बर्तन में खाना खाता है या खाना बनाता होगा। मिट्टी का मिल रहा है तो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करता है। अगर कांसा का मिल रहा है तो कांसा का करेगा। तो जो भी चीजें हमें अंदर से मिलेगा उसके आधार पर, अनुभव के आधार पर हम उसको क्या करेंगे? बताएंगे। ये क्या हो जाता है? पुरातत्व। ये क्या हो जाता है? पुरातत्व। पहला क्वेश्चन पुरातत्व, और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अगला क्वेश्चन जो हम बढ़ेंगे, अगर आपकी किताब में दिया गया है कुछ क्या कहते हैं मेन जगह, पेज नंबर 3 को देखो और टिक लगाओ, ठीक है। इसमें कौन कौन सा याद करना है? याद करना एक पूरा का पूरा जगह दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य स्थल कौन सा है? मुख्य स्थल कौन सा है? किताब को लीजिए, और जिसके पास किताब नहीं है जब ले लेगा कल तक ले लीजिए, उसके बाद टिक लगा लीजिएगा। उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, ये दोनों याद रहना ही चाहिए। और इसके अलावे कौन कौन सा आपको याद करना चाहिए वो किताब पे नजर गड़ाइए। हम जिसको बोलेंगे टिक लगाने उसको लगा लीजिएगा। लघु सब में टिक न लगाइए, हम लगवा देंगे कल, ठीक है। हम कल लगवा देंगे स्वयं। लगाइए। तो क्या कहते हैं इसके सबसे पहला देखिए आपकी किताब में एक पूरा का ये दिया, पहले हड़प्पा में टिक लगा लीजिए।
कि हड़प्पा जो स्थिति अब कहां देखने को मिलता है, पंजाब में। अभी कहां पर है, पंजाब। पंजाब कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान। याद रखिएगा, एक भारत का ही पंजाब है और एक पाकिस्तान में भी क्या है, पंजाब। पहला वाला टिक लगाइए, जो खोजा गया हड़प्पा स्थल को कब खोजा, 1921 में। नगर कौन सा खोजा गया, हड़प्पा, और है कहां पर, पंजाब के, पाकिस्तान में। और नदी कौन सा है, रावी। और जिला कौन सा है, मांटेगोमरी। और क्या कहते हैं, खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हड़प्पा सभ्यता किस जिला में है, मांटेगोमरी। हड़प्पा सभ्यता किस जिला में है, मांटेगोमरी। जिसके पास किताब है टिक आउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तुमको समझ में आ रहा है हीरो, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत की पूरा, थोड़ा बहुत करके 3 क्लास तो आप किए नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे भी आसान है ना। एक समाज है, समाज को क्या कर रहा है, पुरातात्विक के आधार पे खोज करके क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। किताब तुम लोग का टिक लगाइए। अगला देख, 1922 वाला टिक लगाइए। 1922 में किसको खोजा गया, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो है कहां, सिंध में। कहां पड़ता है, सिंध। सिंध भी अभी कहां पर है, पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे खोजा गया, सिंधु के किनारे। और जिला कौन सा, लड़काना। जिला कौन सा है, लड़काना। और खोजने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। उसके बाद जिस पे हम टिक लगाने बोले उसी को लगाइएगा। सुतकांगेडोर में मत लगाइए टिक, चुनहुद्रो में टिक मत लगाइए, ठीक है। रंगपुर में भी लगाइए। इसमें लगाए 1952 में। कालीबंगन में लगाइए। कालीबंगन को कब खोजा गया, 1952 में। कहां पर है, राजस्थान में। किस नदी के किनारे है, सरस्वती किनारे। जिला कौन सा है, गंगानगर। जिला कौन सा है, गंगानगर। अब याद करना इसमें से क्या है, क्या दिया, 1952 है, 1953 पुराना किताब में क्या दिया। एक सेकंड छोड़िए, इसका जो याद करने वाला पॉइंट है, कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है, राजस्थान में। इसी को याद करना है, ठीक है। मेन जो टॉपिक है उसमें याद ये करना है कि कालीबंगा कहां पर पड़ता है, राजस्थान में। देख लेंगे हम लोग, सही कर लेंगे, ठीक है। कहीं पर 1952 दिया, कहीं पर 1953। पुराना किताब में क्या दिया है, 1900 पुराना ओल्ड किताब, ओल्ड जो साफ छोटा वाला आता था, 1953। तो 1953 ही सही है, 1953 ही क्या है, इस किताब में क्या दिया, तो 1953 सही है, ठीक है। लेकिन याद नहीं करना है, ये याद करना है, सिर्फ ये याद करना है कि कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है, राजस्थान में। याद यही करना है, जो याद करना है उसी टिक आउट करेंगे, बाकी के अलावा टिक आउट नहीं होगा। उसके अलावा देख, रोपर लगा दो, पंजाब में। रोपर कहां पर पड़ता है, पंजाब में। लोथल लगाइए, गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बनावली लगाइए, दिख रहा है बनावली आपको, हरियाणा। किताब लीजिए, फटाफट टिक लगाइएगा। बनावली कहां पर पड़ता है, हरियाणा। उसके बाद धौलावीरा लगाइए, गुजरात। राखीगढ़ी लगाइए, हरियाणा। राखीगढ़ी क्या लगाइए, हरियाणा। जितना भी जगह का हम नाम बोले, ये हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल। एक बार नाम सुन लीजिए कौन कौन सा स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, चुनहुद्रो, रंगपुर, कालीबंगा, रोपर, कुर्दिज्जी, लोथल, आलमगीरपुर, देसलपुर, मिथांथल, सुरकुत्ता, बनावली, मांडा, धौलावीरा, भगवानपुर और राखीगढ़ी। जितना भी हड़प्पा सभ्यता का ये मुख्य स्थल है। जैसे भारत को ही देख लो, अभी मुख्य स्थल के रूप में तुम 28 राज्य को ले सकता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय कहा बातचीत कर रहे हो, ठीक लगा है। बनावली किस राज्य में पड़ता है, कुछ के बताइए तो। बनावली हरियाणा पड़ता है, कहां पड़ता है, हरियाणा। अब ध्यान से देख, इसमें दो गो का याद पूरा रखना है, पहला हड़प्पा और दूसरा कौन सा है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा खोजा कब गया, 1921 में। खोजने वाला व्यक्ति का नाम दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे, रावी। कौन सा जिला, मांटेगोमरी। कौन सा जिला, मांटेगोमरी। बात मत कीजिए, दिख रहा है, अगर हम बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए, तुम ही दोनों बोल रहे सिमरिया का। अब ये बात नहीं, वीडियो बन रहा है, छोड़ दिया जाए, मेरा क्लास पहले इंपॉर्टेंट है, वीडियो ना ही बनेगा हमसे कोई इससे परेशानी ना होगा। क्लास के दौरान बातचीत की जैसा कोई बात है, हम ना बोलेंगे, ठीक है। वो बने या ना बने उससे हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सोचिए, बात कर लेगा, बोलेगा नहीं, ऐसा कोई भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर फट्टा भी है साथ है, यूज कर लेंगे हम। अगर हम बोल रहे हैं तो आप भी दोहराइए बातों को, आप जाके कितना दोहराइएगा हमको पता है। और नाम इतना बढ़िया बढ़िया एक के बार में याद हो जाता है ना, नहीं होता, इसलिए हम दोहरा रहे हैं नाम को। जितना जगह का नाम बोले, इस सब बोलने के दौरान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों मेन है, यही दोनों पूछता है, मेन तो पूरे है, लेकिन 12th के अकॉर्डिंग क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा खोजा कब गया, 1921। कौन से नदी किनारे, रावी। कौन सा जिला, मांटेगोमरी। अभी कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र है, पंजाब। और इसको खोजने वाला दयाराम साहनी। दूसरा कौन सा पड़े, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कब खोजा गया, 1922। इसका खोजने वाला आर डी बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी। कहां पर पड़ता है, सिंध, पाकिस्तान में। और
जिला कौन सा पड़ता है? लड़काना। जिला कौन सा पड़ता है? लड़काना जिला। उसके बाद भी और सब जगह, बनावली हो गया, लोथल हो गया, सुतकांगे, डोर हो गया, ये सब जगह है, लेकिन कौन सा राज्य में पड़ता है वो लगा। जैसे आपको लगा, जैसे कि इसमें टिक लगा कालीबंगा। कालीबंगा कौन सा राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। रोपर कौन सा पड़ता है? पंजाब में। लोथल कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद आप टिक लगाते धौलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में। और भगवानपुर भी हरियाणा पड़ता है। और राखीगढ़ी कहां पड़ता है? हरियाणा। कुछ नहीं है, ये सब मुख्य जगह है, मुख्य जगह है। इसमें डेट दिया गया, कब कब खोजा गया, कब कब खोजा गया। टोटल मिला के क्या कहलाता है? हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। और सभी क्षेत्र आपको किसके किनारे दिखता है? नदी के किनारे। नदी के किनारे मिलने का एक ही कारण है, आवश्यकता की पानी उपलब्ध था। और दूसरे पॉइंट क्या था? खेती के लिए आसानी से पानी उपलब्ध था। प्राचीन जमाने में जब हम आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं, कल ही चर्चा किए थे कि किसी भी समाज को पढ़ना है, उस सभ्यता समाज में 4 से 5 ही चीज हो सकता है। एक सामाजिक होगा, दूसरा क्या होगा? आर्थिक होगा, तीसरा क्या होगा? राजनीतिक होगा, चौथा क्या होगा? धार्मिक होगा, और पांचवा क्या होगा? सांस्कृतिक। क्या होगा? सांस्कृतिक। ये बात अगले क्लास से नहीं बताएंगे, क्लास आपका छूटेगा, हम दोबारा बताने की इसे आवश्यकता नहीं समझते। आज अंतिम बता रहे हैं, ठीक है। कोई समाज में व्यक्ति रह रहा है तो उसका रहन सहन का तरीका जो है वो सामाजिक के अंतर्गत आ जाएगा। रुपया पैसा कमाने के लिए जो काम करे वो क्या हो जाएगा? आर्थिक। एक बात बताओ, आज से 4005 साल पहले उद्योग और फैक्ट्री तो कहीं नहीं था, तो सबसे पहला जो कृषि का साधन जो होता, जो कमाने का जो साधन होता था वो क्या होता था? कृषि। कृषि के साथ क्या होता था? पशुपालन। क्या होता था? पशुपालन। उसके बाद शिल्प का काम होता था, यानी कपड़ा वाला भी काम होता था, गोटा होता लगाने का। तो ये सब क्या था? जिससे व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करता था? मजबूत करता था। फिर राजनीतिक के अंतर्गत क्या, इतना बड़े समाज में किस प्रकार से उसे व्यवस्थित रूप से चलाया जाता था, ये क्या हो जाएगा? राजनीतिक। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में राजनीति के संबंध में कोई जानकारी हमें देखने को नहीं मिलता। फिर अगला क्या? धार्मिक। यानी कोई भी सभ्यता समाज है, हर एक का अपना अपना क्या होता है? धर्म होता है। इससे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लोग मातृ देवी के नाम से, पंपा देवी के नाम से, कई लोग का देवी होता था, ये लोग प्रकृति को देवी मानता था, ठीक है। कई जानकारी मिला है, कहीं पशुपतिनाथ का फोटो देखने को मिला है। सारा चीज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के, सामाजिक आर्थिक, और इसमें से एक हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक के साथ, इसके विस्तार के दौरान ही पढ़ेंगे। सामाजिक पढ़ेंगे, उसके बाद आर्थिक पढ़ेंगे, और धार्मिक जीवन। इसका हम लोग को 3 जीवन पढ़ना है, एक सामाजिक जीवन, एक आर्थिक जीवन, और क्या पढ़ना है? धार्मिक जीवन। सांस्कृतिक का मतलब हो जाता है जो उसका अपना संस्कृति था, क्या शिक्षा का स्तर था, जो पूजा पाठ करने के दौरान जो उसका जो कल्चर था, वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? संस्कृति के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये सारा का सारा चीज हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे। सामाजिक पढ़ेंगे, आर्थिक पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक पढ़ेंगे। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या रही? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या रही? सिंपल बात है, भारत है, भारत की अपनी क्या है? विशेषता है। तो वैसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या रहा, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद अंततः हम लोग जब बढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता जो आज से 4000 से 4500 साल पहले उपस्थित था, आखिर वो खत्म कैसे हो गया, और खत्म हो भी गया तो एकाएक कैसे हो गया? कई इतिहासकार अपना अपना मत देता है, लेकिन कोई भी मत जो है पूरा सटीक बैठता नहीं है, क्या इसके आधार पे ही खत्म हो गया। आखिर इतना बड़ा सभ्यता जब आप पढ़िए आपको पता चला कितना व्यवस्थित सभ्यता था, ठीक है। पढ़ेगा तब पता चलेगा, अभी लगातार जब हम बातें करेंगे इसमें तब पता चलेगा काफी व्यवस्थित सभ्यता था और काफी समृद्ध सभ्यता था, सभी चीजों से क्या था? परिपूर्ण था। तब पर वो सभ्यता क्या हो गया? खत्म हो गया। इससे क्या पता चलता है? अगर कोई चीज है तो वो चीज खत्म होगा, सब दिन के लिए बन के नहीं रह सकता। आदमी को ही ले लो, आदमी जन्म ही किसके लिए लेता है? मरने के लिए लेता है। एक दिन आदमी जन्म लेता है, एक दिन। तो इससे क्या पता चलता है? दुनिया में कोई भी चीजें जो है वो अस्थायी रूप से विद्यमान नहीं है, नश्वर है। हड़प्पा सभ्यता अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता ऐसा सभ्यता था जहां पर जो स्विमिंग पूल आज हम लोग चर्चा करते हैं वो था, पक्की ईंट जो आज हम लोग बनाते हैं पक्की ईंट भी था, रोड हम लोग आज बना रोड भी था, रोड वो भी सीधा रोड था। आज घर जो हम लोग एकदम पूरा बना देता है नागिन डांस करता हुआ, रोड ऐसा हो जाए, लेकिन उसका पूरा समकोण पे रोड था, समकोण पे उसका घर बनता था। जब भी मोड़ होता तो समकोण टाइप से था और रोड चौड़ा होता था, रोड के किनारे नाला होता था, नाला पे क्या होता? ढक्कन दिया हुआ रहता जिससे ढका रहा था। आज हमारे नाला बना दिया, आइए साइकिल लेके, उसमें स्वागत है आपका। नाला बना था ना, नाला में क्या हुआ था? आइए साइकिल लेके आइए, उसमें डायरेक्ट जाइए। ढक्कन नाम कुछ है ही नहीं। हड़प्पा सभ्यता में ढक्कन देने के साथ साथ उसका साप्ताहिक सफाई भी होता था। इसके अलावा चौराहा होता था, चौराहा पर क्या सब्जी बेचा जाता था, राहगीर के लिए बैठने का जगह हुआ करता था, समझो। हड़प्पा सभ्यता में जो शहर था 2 भाग में बटा था, एक भाग में नहीं 2 भाग में। एक के राजा, ऐसा माना जाता है राजा के रहने के लिए ऊंचे स्थान था और फिर जो आम व्यक्ति था उसका नीचा स्थान था। तो इस प्रकार से जनसंख्या भी सही था,
जनसंख्या के संदर्भ में लिखा हुआ कोई जानकारी अभी तक मिला नहीं, लिखा हुआ है भी तो हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए, क्योंकि लिपि जो है वो कैसा है, चित्रात्मक है। चित्रात्मक मतलब चित्र बना के छोड़ दिया है, ठीक है। कहीं पर तो बैल का फोटो बना दिया है, कहीं पर क्या कहते हैं धान का फोटो बना दिया है। चित्रात्मक और भावात्मक लिपि के रूप में देखने को मिलता है। अब पढ़ भी पाए तो आप क्या पढ़िएगा, चित्र देख के क्या अंदाजा लगाएगा। अभी आगे जब बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा, मुहर देखने को मिलेगा। मोहर क्या है, आधुनिक सिक्का जो अभी हम लोग चल रहा है, उन लोग के प्राचीन जानने में क्या होता था, मोहर होता था, मोहर टाइप से होता था, ठीक है। अगला, अभी तक 2 सवाल पढ़े, एक पुरातत्व पढ़े और दूसरा क्या पढ़े, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। खोजने की कहानी स्टार्टिंग कब होती है, कराची से लाहौर के क्रम में। जो धरती के नीचे से खोद के निकालता, पृथ्वी के गर्भ से खोज के निकालता, वो क्या था, पुरातत्व। वो क्या होता है, पुरातत्व। भारत के संदर्भ में जो 15 जनवरी 1784 को स्थापना किया जाता है, कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना, जो कि भारत में कहीं ना कहीं पुरातत्व का एक प्रकार से पहला प्रयास था, जो कि भारत में खोजबीन करने का प्रयास किया। उसके बाद पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है, 1861 में। उसके बाद खोजने क्रम में 1921 और 1922 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को याद रखना, टिक आउट किया हुआ है। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का काल। आखिर हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रहा था। अब ध्यान से देख, उतना समय तक ना कोई जिंदा है और ना जिंदा रह सकता था, ठीक है। तो जितना भी इतिहासकार है वो सभी कोई अपने अंजात पे बताता है, ठीक है। लेकिन उनमें से सबसे प्रामाणिक जो माना जाता है वो माना जाता है कार्बन 40 के आधार पे। किसके आधार पे है, कार्बन 14 के आधार पे जो दिया गया है उसी को हम लोग मानते हैं, जिसका पूरा नाम है रेडियो कार्बन पद्धति। क्या नाम है, रेडियो कार्बन विधि या पद्धति के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक यही चलेगा, हड़प्पा सभ्यता का काल। काल का मतलब समय, कितना से कितना समय के बीच रहा था। किसी को दिक्कत है तो सवाल पूछ लो यहां तक। किसी को दिक्कत, पहला चीज की है कहां ये जाने, ठीक है। दूसरा चीज क्या जाने, कब था, ठीक है। उसके बाद इसको निकालने की प्रक्रिया को संदर्भ में जाने, ठीक है। कितना बड़ा था ये जाने, यानी कि विस्तार था ये जाने, ठीक है। अब चर्चा करेंगे कितना पुराना था, यानी इसके समय के बारे में। किसी को दिक्कत है यहां तक सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, काल के बारे में, इनके समय का, हड़प्पा सभ्यता का काल के बारे में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का अगर समय को देखा जाए तो इसमें कई इतिहासकार के द्वारा अपना अपना समय बताया जाता है, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हम चर्चा करेंगे रेडियो कार्बन विधि पर, जिसे हम लोग इंग्लिश में C14 के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है, 12th के लिए। कारण है कि इसको कई बार पूछा गया है, ठीक है। रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि के नाम से कुछ डेट इसमें बता देते हैं। जैसे सर जॉन मार्शल के द्वारा कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता 3250 से 2750 यानी 2750 ईस्वी पूर्व की में रहा। अर्नेस्ट H.A. मैके के द्वारा बताया जाता है कि 2800 से 2500 के बीच रहा। कई विद्वान हैं अपना अपना इसमें विचार को रखता है, लेकिन इनमें से सबसे जो प्रमाणिक याद रखने वाली बात है, आप एक ही याद कीजिएगा कि रेडियो कार्बन के आधार पे, C14 के आधार पे कितना है, 2500 से 1750, 2500 से 1750। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कितना निर्धारण किया गया, 2500 से 1750 BC या AD, BC क्या है, BC, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह का अगर थोड़ा सा चर्चा किया जाए इसमें, ईसा मसीह का जो जन्म काल हुआ वो माना जाता है 0, और इधर जो गया है आज बढ़ते बढ़ते कितना चल गया 2025, और ईसा मसीह जन्म के पहले इसे हम लोग किसमें लिखते हैं, BC में। किसमें लिखते हैं, BC में। और ईसा मसीह का जन्म बोल रहा है 2500 से 1750, तो 2500 से 2500 हो गया इधर, और 2025 क्या हो गया इधर, तो 4525 कितना, 4525, तो लगभग बोल सकते हैं 4000 से 4500 साल पुरानी घटना की हम लोग आज क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक है वो कौन सा है, रेडियो कार्बन विधि। कौन सा कार्बन विधि है, रेडियो कार्बन। 2 लघु पहले, तीसरा लघु यही है, क्या रेडियो कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं, सुनिए ध्यान से। रेडियो कार्बन विधि एवं डॉक्टर व्हीलर द्वारा निर्धारित सभ्यता 2500 से 1750 अधिकांश लोगों को मान्य। जो अधिकतर आदमी मानता है वो आदमी किसको मानता है, 2500 से 1750 को मानता है, यानी कि जो कि रेडियो कार्बन के आधार पर है। आगे सुनिए, कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है, जिसे कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि का खोज अमेरिका का प्रख्यात रसायन शास्त्री WF लीवी के द्वारा सन 1946 में किया गया था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की समान मात्रा पाई जाती है। मृत्यु अथवा विनाश या क्षय की स्थिति में C12 स्थिर रहता है, जबकि C14 का निरंतर धीरे धीरे क्षय होने लगता है। कार्बन की अर्ध आयु काल 5730
प्लस माइनस 40। अभी इसको हम समझाते हैं होता क्या है। इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु की काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना प्राचीनतम माना जाता है। पदार्थों में C14 की क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधार्मिता के नाम से जानते हैं। आइए इसको समझते हैं क्या। कार्बन 14 क्या है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। सबसे पहला क्या है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। कैसा विधि है, वैज्ञानिक विधि, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 14 या इसे C14 के नाम से जानते हैं या रेडियो कार्बन विधि कहते हैं। ध्यान से देखो, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि एक लाइन में खत्म हो जाता है। कार्बन 14 है क्या, तो कार्बन 14 क्या है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि क्या कहते हैं, C14 के नाम से जानते हैं। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, खोज किया गया था अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री, अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री, अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री जिसका नाम था B.F. लीवी। B.F. लीवी के द्वारा इसका क्या किया गया था, खोज किया गया था। सबसे पहला तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को C14 के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, क्या सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, सुनिए, आज कल से जगह चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। B.F. लीवी के नाम से जानते हैं। और इसका जो खोज किया था वो किसके द्वारा किया गया था, B.F. लीवी के द्वारा। ऐसे किताब में दिया गया है W.F. लीवी के द्वारा। तो लोग किताब में क्या है, B.F. लीवी, B.F. लीवी, किसी किताब में B.F. लीवी, B.F. लीवी सही है, ठीक है, B.F. लीवी, ऐसे लीवी भी लिख दीजिएगा चल जाएगा। प्रख्यात रसायन शास्त्री लीवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लीवी के द्वारा किया गया था सन 1946 में। कब किया गया था, 1946 में। ध्यान से देखिए, जो गलती है हम कल सही करवा देंगे पूरे किताब में, आप ज्यादा छेड़छाड़ उसमें मत कीजिए, ठीक है। जितना गलती है हम कल सब सही करवा देंगे। टीक लगाने के दौरान जितना गलती होगा, नया गलती है पर इस गलती हो सकता है, नया आदमी में गलती नहीं होता, नया आदमी और खास कर गलती होता है। किताब रिप्रिंट होने में दिक्कत होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सही करवा देंगे। अभी आप B.F. लीवी ही रहने दीजिए, ठीक है। गलती इसलिए हो रहा है ना कि अब जो एसजीपीटी किताब छप रहा है ना, एनसीईआरटी को मिला के छाप रहा है। एनसीईआरटी मिला के छापने के क्रम में किताब में गलतियां थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम जब टिक आउट करेंगे आपको सही करवा, आप बोर्ड पे नजर बनाए रखो, ठीक है। बोर्ड पे जो बता रहे हैं उतना याद करो, किताब को छोड़ दो। हम तो कल टिक आउट करेंगे, कहाँ भी देख रहा है किताब, समिट दो उससे बड़ी किताब। मैंने है तो रहने दो आगे, तो मैंने तो है क्या करो समझ। हम कब बोले याद करने, हम तो बोले ही नहीं किताब, जब बोलते हैं तब पलटिए आप, ठीक है। आइए सुनिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि से कार्बन 14 के नाम से। इसका खोज जो कब किया गया था, अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री 1946 में किया था। अब देख ध्यान से होता क्या, इसके अनुसार कहता क्या है, इसके अनुसार से कहता है किसी भी जीवित पदार्थ में, किसी भी जीवित पदार्थ या जीवित वस्तु में, ठीक है, जीवित पदार्थ या जीवित वस्तु में दो चीजें विद्यमान होती है। बोलता है कार्बन 12 भी बराबर, कार्बन 12 भी रहता है और कार्बन क्या होता है, 14 भी होता है। होता क्या है, ध्यान से देख, कार्बन 12 भी रहता है और कार्बन 14 दोनों रहता है। लेकिन वह पदार्थ या वस्तु की मृत्यु, किसमें मृत्यु यानी कि क्षय और विनाश, यानी तीनों बात देखिए, यानी वह पदार्थ जब खत्म होना स्टार्ट होता है, क्या होना स्टार्ट होता है, खत्म होना स्टार्ट होता है। तो कार्बन 12 जो है क्या है, कार्बन 12 वहीं का वहीं रहता है, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे क्या करना लगता है, घटने लगता है, यानी कि धीरे धीरे घटता है। एक बात बताओ कि शुरुआती समय में दोनों क्या था, बराबर था, शुरुआती समय में दोनों क्या था, बराबर था। लेकिन जब उस पदार्थ क्षय हुआ, विनाश हुआ, तो धीरे धीरे क्या घट रहा है, कार्बन 14 क्या कर रहा है, घट रहा है। अब ध्यान से अगर देखिए, कार्बन 14 घट रहा है तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, इसके आधार पे हम बता सकते हैं क्या यह पदार्थ कितना पुराना है। क्योंकि ये एक घट रहा है ना, अगर मान लो ये 10 पे, कितना पे है, 10 पे, और ये भी कितना पे है, 10 पे है, ठीक है। क्योंकि शुरुआती समय में कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों क्या होता है, समान होता है। अगर ये घट के क्षय या विनाश की स्थिति में ये आ गया 5 पे, कितना पे आ गया, 5 पे, तो इन दोनों के बीच गैप आपको कितना दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। सिंपल, यही कार्बन 14 है। कार्बन 14 कुछ नहीं, कार्बन 14 कहता है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 किसी भी जीवित पदार्थ में समान रहता है। मृत्यु, क्षय या विनाश की स्थिति, मृत्यु, क्षय या विनाश की स्थिति में कार्बन 12 स्थिर रहता है, कार्बन 14 धीरे धीरे घटता है। अगर कार्बन 14 घटता है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों एक जगह था, लेकिन धीरे धीरे अगर ये घटा तो इसके बीच का डिफरेंस हमें आसानी से पता चल जाएगा। अब बात समझ में ये आनी चाहिए कि कोई भी चीज कितना पुराना होगा, तो कार्बन 12 स्थिर है, लेकिन कार्बन 14 क्या है,
घट रहा है। तो कोई भी चीज कितना पुराना है, इसका मतलब कार्बन 14 क्या कम होगा, कार्बन 14 जितना कम होगा, कार्बन 14 जितना कम होगा वह पदार्थ उतना पुराना होगा, और कार्बन 14 जितना अधिक होगा, वो कार्बन 14 जितना अधिक होगा तो वह पदार्थ उतना नया होगा। जितना घटा है इसका मतलब उतना पुराना। अब बात आता है सर कितना समय तक कार्बन का आयु हो सकता है, कार्बन कितना समय तक घट सकता है। तो कार्बन की जो आयु माना जाता है, C14 की जो आयु माना जाता है, वह कार्बन की अर्ध आयु काल 57 30 ± 40 क्या बोलता है, कार्बन की अर्ध आयु क्या बोलता है। और याद इसमें लिखना क्या है हम बताएंगे, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, उतना नहीं लिखा। कार्बन की अर्ध आयु कितना माना जाता है, 57 30 ± 40। अब ध्यान से देख, कहता है कि 57 30, अब पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं, 57 30 से 40 कम भी हो सकता है और 40 ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब कि 57 30 से अगर 40 ज्यादा हुआ तो 57 70 हो जाएगा। 57 कितना हो जाएगा 70, और 57 30 में 40 माइनस करेंगे तो कितना चल जाएगा 56 90, कितना चल जाएगा 56 90। तो क्या कह रहा है 57 30 में 40 प्लस भी जा सकता है और 40 क्या हो सकता है माइनस। सब में 40 है, किसी में 90 भी है, सब में 40 है। कितना दिया, कितना दिया 55 67। पुरानी किताब लो, बहुत गलती किताब में। मेरे पास फोन है, देखिए फोन, हाँ सही पुराना है, देखिए पुराने मोबाइल देखिए, इतना गलती क्या दिया है इसमें, बाकी अल्लाह सब सही है। हमको डेट देख के लगा कि गलती है, इसलिए हम पुराना किताब से पढ़ाते हैं। हम सही करवा देंगे, अपना किताब मत पलटिए आप, देख लेते एक सेकंड रुक जा। कौन सा था, सल्तावन 30 है, 57 30 सही है, ठीक है, हाँ 57 30 सही है, जो पढ़ा रहे हैं वही सही है, ठीक है। कुछ चीजें किताब में गलती है तो 57 30 ही पूरा सही है, ठीक है। ये किताब में कितना दिया 55 68। ध्यान से देख, ये सबका एक अर्ध आयु काल दिया, इस सबको ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछता भी नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं है। अब मेन किताब है कि अभी जो मिक्स हुआ है ये हुआ है एनसीईआरटी और SVP दोनों मिला के छाप रहा है, पहले SVPD अकेले था, ठीक है। तो अभी तुम्हारी किताब में जितना शामिल किया जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। जब हम लोग सही करेंगे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सही करेंगे, ठीक है। जो किताब से हम पढ़ा रहे थे उसी किताब से आप क्या क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा सही करेंगे। पुराने किताब जो है वो SVPD आधारित है, काट कूट कुछ मत करो, हम जब टिक आउट करेंगे हम करवाएंगे, इसलिए हम बोले किताब उताब मत पलटाओ, जो हम बता रहे हैं उसी को याद करो। चर्चा ये चल रहा था कि कार्बन का अर्ध आयु काल कितना हो सकता है, 57 30 यानी 5730 में प्लस 40 या माइनस क्या हो सकता है 40 हो सकता है। जितना 57 30 से नीचे जाएगा, ठीक है, कार्बन यानी जितना कम होगा वह पदार्थ उतना ही पुराना माना जाएगा, और जिस पदार्थ में क्या होगा कि कार्बन की मात्रा अधिक होगी वह पदार्थ उतना पुराना नहीं माना जाएगा। इस प्रकार वस्तु की काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतना प्राचीनतम होता है, और कार्बन 14 की क्षय की प्रक्रिया को रेडियो धार्मिता कहते हैं। ध्यान से समझो इस बात को कि अगर किसी पदार्थ में कार्बन 14 घट रहा है, C14 क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं रेडियो धार्मिता, क्या बोलते हैं रेडियो धार्मिता के नाम से जानते हैं। अब बोलिएगा इतना लिखना, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना कितना है लघु का है, आधा पेज लिखना है, 8 से 10 लाइन, 8 से 10 लाइन। सुन ध्यान से लिखना, क्या क्या पूछेगा क्या कार्बन 14 या रेडियो कार्बन 14 से आप क्या समझते हैं, यानी C14 से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा लिखेंगे, पहला लाइन में तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, पहला लाइन ये यूज करना है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कार्बन 14 यानी C14 का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री 1946 में BF लीवी के द्वारा किया जाता है। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट कि तिथि निर्धारण की पहला तो क्लियर है कार्बन 14 है ही क्या, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, पहला लाइन क्लियर, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। खोज किसके द्वारा हुआ, 1946 में अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी के द्वारा हुआ। इसके अनुसार से कैसे किसी भी चीज का काल निर्धारण किया जाता है, इनके अनुसार बताया जाता है किसी भी जीवित सामग्री में, किसी भी जीवित पदार्थ या वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान अवस्था में पाया जाता है। मृत्यु, क्षय या विनाश की स्थिति में कार्बन 12 स्थिर रहता है लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे घटता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है कार्बन 12 की अपेक्षा वह पदार्थ उतना पुराना माना जाता है, और जो पदार्थ में
कार्बन 14 की मात्रा अधिक होती है वो पदार्थ क्या माना जाता है, उतना पुराना नहीं माना जाता है, वो नया पदार्थ के रूप में माना जाता है। क्योंकि ज्यादा घटा है तो ज्यादा पुराना होगा और ज्यादा नहीं घटा है तो ज्यादा पुराना नहीं होगा। कार्बन 14 की घटने की प्रक्रिया को किसके नाम से जानते हैं, रेडियोधार्मिता के नाम से जानते हैं। प्लस माइनस वाला याद करने की आवश्यकता नहीं है, मन है लिखिए अन्यथा मन नहीं है तो नहीं लिखिए। आप चाहे तो पैराग्राफ चेंज करके डाल सकते हैं। कार्बन की अर्ध आयु कितना है, 57 30 प्लस माइनस 40, 5730 प्लस माइनस 40। लिखने का मन है लिखिए अन्यथा नहीं लिखने का मन है नहीं लिखिए। 3 इसमें पैराग्राफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 कहते हैं, खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी के द्वारा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि किसी भी जीवित पदार्थ में या वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 दोनों समान होता है। मृत्यु, क्षय या विनाश की स्थिति में कार्बन 12 सही रहता है, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे घटता है। जो पदार्थ में कार्बन 14 जितना कम वह पदार्थ उतना पुराना माना जाता है। खत्म, इतना ही था। क्या था इसमें, कुछ नहीं था। तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि, खोज BF लीवी 1946, यही था। तीसरा पॉइंट में कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों समान, कोई भी चीज मर उड़ गया तो उसमें कार्बन 12 वही रहा, कार्बन 14 घटा, कार्बन 14 जितना घटा उतना पुराना, कार्बन 14 नहीं घटा, कार्बन 14 कम घटा वो पदार्थ उतना कम पुराना माना जाएगा। किसी को दिक्कत तो इसमें पूछ, हम पूछ लेते हैं। चलिए मेरा बारी बात है, बोल दो छोटू। क्या जीवित रहने, क्या कहते हैं, अगर कोई पदार्थ जीवित है, अगर कोई पदार्थ क्या है जीवित है, अगर वो वस्तु जीवित है तो उसमें कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों सही रहेगा, कार्बन 12 घटते जाएगा। और जीवित है, मरा नहीं अभी, वो जीवित है, कार्बन घटेगा कि दोनों बराबर रहेगा। जीवित की स्थिति में कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों बोले समान रहेगा। जब विनाश या क्षय होगा तब ना घटेगा, और जितना घटेगा उतना पुराना जीवित रहेगा। जमशेद क्या होगा, कार्बन 12 और 14 दोनों समान रहेगा जीवित में, घट मरेगा तब कौन घटेगा, कार्बन 14 घटेगा। लेकिन कार्बन 12 वही, अब बोल कि सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि कार्बन 12 घटेगा कार्बन 14। अब तरीका देख ध्यान से, जब भी कार्बन 14 लिखेंगे तो कैसे लिखता है, C14 ऐसे लिखता है ना, C14। अब बता माइनस किस में लगा, खत्म, तो कौन घटेगा, 14 घटेगा। अरे भूल जाए 12 कभी नहीं घटता, कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों समान रहता है। और याद भूल जाए सर कार्बन 12 घटेगा कार्बन 14, तो C14 जब लिखे माइनस किस में लग रहा है, इसे 14 में, तो इसका मतलब 14 घटेगा, कार्बन 14 घटेगा, कार्बन 12 वही घटेगा। कार्बन 12 में क्या लगेगा, तो सवाल क्या पूछता है, लिखेंगे, लिखना सवाल क्या, कार्बन 14 पूछेगा ना, वहां दिखेगा आपको कार्बन 12 14 दिखेगा। तो हम याद करने का तरीका बताएं कि कार्बन 14 घटेगा, ये बात बताए, ये बात नहीं बता रहे हैं कि C12 लग गया तो घटेगा। हम याद करने का तरीका था ही किसी के साथ। अब उसका वैज्ञानिक विधि है वो, C14 क्यों घटा, C14 घटता है तो घटता है, वैज्ञानिक विधि है वो। अब यही बात आपको हम पूछ दिए कि क्या कहते हैं किसी बेटा बेटी, बेटा ही क्यों हुआ बेटी क्यों नहीं होता, तो उसका विधि है, ठीक है, वही खत्म है, पूछा उसका जिज्ञासा। अब जलेबी तुम बना रहे, तुमको सर टेढ़ा ही क्यों होता है, सीधा काहे नहीं होता है, इसका कोई आंसर है, टेढ़ा है तो टेढ़ा है सर, तो सीधा क्या कर, कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों था तो 14 घट रहा है, तो घट रहा है, कार्बन 14 घट रहा है किसकी अपेक्षा, कार्बन 12 की अपेक्षा। घटने, जो कार्बन 14 किसी चीज में हटता है उसे किसके नाम से जानते हैं, रेडियोधार्मिता के नाम से। इसको बंद कर दो 20 से, 20 से बंद कर दो। रिकॉर्डिंग में कितना मिनट का